अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल अबाउट एनालिसिस बियॉन्ड ऑर्डिनरी थिंकिंग पर। जनरल साइंस एंड एबिलिटी की सीरीज़ कंटिन्यूड है और लास्ट 7 लेक्चर्स में हमने टॉपिक नंबर 1 को कंक्लूड किया। इट वाज रिलेटेड टू एस्ट्रोनॉमी। आज हम टॉपिक नंबर 2 जो कि मेंशन्ड है सीएसएस के सिलेबस में, उसको हम ज़रा देखेंगे। जो टॉपिक नंबर 2 है, इट डील्स विथ प्रोसेस ऑफ नेचर। इट इंक्लूड सोलर एंड लूनर एक्लिप्स, जिसको हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है एंड वी विल नॉट डिस्कस इट नाउ। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है सो यू कैन वॉच द प्रीवियस वीडियो। उसके बाद हम रोटेशन, रेवोल्यूशन, वेदर वेरिएबल्स, वेदर वेरिएशंस, क्लाइमेट ईटीसी, ये आज का मौजू है। इसको समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये सब चीज़ की स्टडीज़ होती कहाँ पर है, इसका मेन फोकस है क्या, है कहाँ। इसका सबका मेन जो फोकस है ये अर्थ साइंसेस के ऊपर इसका फोकस है, जिसको हम जियो साइंसेस भी कहते हैं। अर्थ साइंसेस एक ब्रॉड फील्ड ऑफ स्टडी है जिसमें हम अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, उसके प्रोसेसेस के बारे में पढ़ते हैं, हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं और वो सिस्टम जिससे इसके एनवायरनमेंट पे इम्पेक्ट पड़ता है उसके बारे में पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर से मतलब मेरा ये है कि अर्थ की कौन कौन सी लेयर्स हैं, जियोलॉजिकल फीचर्स कौन कौन से हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में हम पढ़ेंगे, उनकी मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे, उनके डाइवर्जेंस एंड कन्वर्जेंस मूवमेंट जो उनकी होती है जिसकी वजह से अर्थ क्वेक्स वगैरह आते हैं, तो हम ये देखेंगे। प्रोसेस से मेरा मतलब ये है कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल और रॉक साइकिल क्या होते हैं वगैरह वगैरह। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल लाइक एवापोरेशन ऑफ ओशन वाटर दैट कन्वर्ट्स इनटू रेन एंड अगेन, जो कि रिवर्स होता है वापस से समंदर में चला जाता है पानी। हिस्ट्री के बारे में हम ये देखेंगे कि जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल होते हैं, फॉसिल रिकॉर्ड्स होते हैं, मास एक्सटिंक्शंस वगैरह जो होती है उसकी जो स्टडी की जाती है वो भी इसी में ही आते हैं। जियोलॉजिकल टाइम स्केल ये होता है कि जो जियोलॉजिस्ट या जियो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये किया है कि जो भी अर्थ के टाइम है उसको स्पेसिफाइड जियोलॉजिकल टाइम स्केल में कन्वर्ट कर दिया। मिसाल के तौर पे आपने बड़ा फेमस सुना होगा जुरासिक एज। जुरासिक जो मूवी भी बनी हुई है, ये बेसिकली जियोलॉजिकल टाइम स्केल का नाम है। ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल के उस पीरियड का नाम है जब जिस दौर में डायनासोर्स वगैरह हुआ करते थे प्रोबेबली, तो उस टाइम पीरियड का ये नाम है जियोलॉजिकल। इसके अलावा पेलोसीन, ईओसीन, नियर टू अर्थ सरफेस जो जोन्स हैं ये वो हैं। उसके बाद हम सिस्टम्स को देखते हैं, क्योंकि अर्थ के जो सिस्टम्स हैं वो जियोस्फीयर, इट इज़ ऑल द माउंटेन्स एंड द सॉलिड सरफेस। हाइड्रोस्फीयर इज द ओशनिक एंड द वाटर सिस्टम। और उसके बाद जो ऑल द गैसियस सिस्टम जो कि इंटरेक्ट कर रही होती हैं वो एटमॉस्फेयर है। एंड उसके बाद बायोस्फीयर, बेसिकली ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑन द अर्थ एंड देयर इंटरेक्शन विद ऑल द थ्री एस्पेक्ट्स। तो ये सब चीज़ें हम देख रहे होते हैं। तो अर्थ साइंसेस क्या होती है? अर्थ साइंस साइंस की वो फील्ड है जिसमें हम अर्थ के स्ट्रक्चर, अर्थ पर हो रहे प्रोसेस, उसकी हिस्ट्री, सिस्टम्स और इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ रहे होते हैं। अब जो अर्थ साइंस है उसको मुख्तलिफ ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है, जिसमें जियोलॉजी है, मेटेरियोलॉजी है, ओशनोग्राफी है, हाइड्रोलॉजी है, सेस्मोलॉजी है, वोल्केनोलॉजी है, जियोफिजिक्स है, प्लानिटोलॉजी है और उसके बाद क्लाइमेटोलॉजी है। इसकी डेफिनेशंस लिखी हुई है, मैं जस्ट जनरली एक कॉन्सेप्ट दे देता हूँ। जियोलॉजी इज सिंपली स्टडी ऑफ अर्थ सॉलिड मटेरियल। मटीरियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर, जो भी वेदर पैटर्न्स वगैरह होते हैं। उसके बाद हाइड्रोलॉजी में हम वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ते हैं कि वाटर किस तरीके से फ्लो करता है, किस डायरेक्शन में फ्लो करता है। इसके बाद क्लाइमेट सिस्टम है, और जो लॉन्ग टर्म वेदर पैटर्न्स हैं उसकी स्टडी हम क्लाइमेटोलॉजी में करते हैं। अच्छा जी, अब हम देखते हैं अर्थ के बारे में। अगर हम अर्थ को सोलर सिस्टम के लिहाज से देखें तो अर्थ जो है ये थर्ड प्लेनेट है
फ्रॉम द सन, और ये एक सेलेस्टियल बॉडी है, और ये वो प्लेनेट है जो कि टेरेस्टेरियल प्लैनेट्स में आता है। मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताई हुई है प्रीवियस लेक्चर्स में कि गैसियस प्लैनेट्स होते हैं, टेरेस्टेरियल प्लैनेट्स होते हैं। टेरेस्टेरियल प्लैनेट्स वो होते हैं जो रॉकी सरफेस जिनका होता है, और यहाँ पर लाइफ सस्टेनिंग एटमॉस्फेयर है, पानी है, और ये यही एक जो कुछ चीज़ें हैं जिसको यूनिक बनाती है बाकी सोलर सिस्टम में, क्योंकि बाकी जगह पर लाइफ सस्टेनिंग एटमॉस्फेयर नहीं है। अब ये जो अर्थ है, अज्यूम करते हैं ये एक अर्थ है, ये अर्थ बिल्कुल सर्कल नहीं होती है, बिल्कुल परफेक्टली सर्कल नहीं होती है, बल्कि अगर इसको हम कुछ इस तरीके से देखें तो ये पोल्स की तरफ जो होता है ये थोड़ा सा ओवल टाइप का शेप होता है। फ्लैटेंड जो ना इसके पोल्स होते हैं, थोड़ा सा अगर इसके पोल्स की तरफ अगर हम देखें थोड़े फ्लैट टाइप का होते हैं। ये बेसिकली कोरियोलिस फोर्सेस की वजह से होते हैं, इसको हम आगे पढ़ते हैं कि ये क्या होते हैं, लेकिन अर्थ का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। अब ये जो अर्थ है, ये अर्थ कुछ लेयर से मिलकर बना है। ये जो आपको जो टॉप लेयर नज़र आ रही होती है, या ये जो आपको टॉप लेयर नज़र आ रही होती है, ये क्रस्ट कहलाती है, और ये जो उसके बाद जो लेयर आती है उसको हम मेंटल कहते हैं। उसके बाद जो ब्लू सेंटर में होती है लेयर, इसको हम कोर कहते हैं। ये क्रस्ट है, ये मेंटल है, और ये कोर है। अभी हमें पता कैसे लगा कि अर्थ की कौन कौन सी लेयर्स हैं? ये हमें पता लगा सेस्मिक वेव्स से, या सेस्मिक जो हम सर्वे करवाते हैं। सेस्मिक सर्वे क्या होता है? अज्यूम करते हैं ये सरफेस है अर्थ का, यहाँ पर हमने क्या किया, बॉम्ब ब्लास्ट लगाए हुए हैं, इसके साथ ही हमने यहाँ पर रिसीवर भी लगाए हुए हैं, आर आर, ये रिसीवर्स है। अब ये जो जब ये ब्लास्ट होंगे तो इनसे कुछ वेव्स निकलेंगी, ये वेव्स ट्रेवल करेंगी अर्थ की बाउंड्रीज से। ये बाउंड्री लेट सपोज अलग अलग फॉर्मेशंस होती हैं, क्योंकि सेडिमेंट डिपोजिशन होती है। ये एडवांस टॉपिक है, इसको इसमें हम ज़्यादा गहराई में नहीं जाते हैं। अब ये अलग अलग लेयर से होते हुए ये साउंड वेव्स जाती हैं, और हर वेव से जाने के बाद ये एक सिग्नल दे रही होती है, ठीक है। रिसीवर के ऊपर अलग अलग सिग्नल्स आ रहे होते हैं, लेयर्स बाय लेयर्स। तो इसकी वेलोसिटी हर लेयर में अलग होती है, और ये वेलोसिटी की बेस के ऊपर ये जो रिसीवर्स होते हैं इनके साथ एक डिकोडर लगा होता है, जो कि इनको इंटरप्रेट करते हैं कि अब हम किस फॉर्मेशन से या किस तरीके की फॉर्मेशन से या लेयर से गुजर रहे हैं। अब जैसे ही ये अगर इसकी कोई केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है, तो ऑब्वियसली ये जो साउंड वेव्स हैं इनकी वेलोसिटी में भी फ़र्क आएगा। इस वेलोसिटी के फ़र्क की वजह से हमें पता लगता है कि अर्थ की लेयर्स कौन कौन सी हैं। अज्यूम करते हैं ये जो फॉर्मेशन थी ये क्रस्ट थी, क्रस्ट के बाद मेंटल आएगा, मेंटल में अलग तरीके से वेलोसिटी बिहेव करेगी साउंड वेव्स, और कोर में अलग तरीके से करेगी। तो इस तरीके से हम अज्यूम करते हैं कि अर्थ की जो लेयर्स हैं वो 3 हैं, जो कि क्रस्ट, मेंटल और कोर है। अब इसी सेस्मिक रिकॉर्ड की बुनियाद के ऊपर और जियो फिजिकल स्टडीज़ की बुनियाद के ऊपर हम अर्थ की लेयर्स को 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक को हम फिजिकल लेयर्स कहते हैं, एक को हम केमिकल लेयर्स कहते हैं। फिजिकल लेयर्स ये वो लेयर्स होती है जिनकी क्लासिफिकेशन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और स्ट्रेस के अगेंस्ट रिस्पॉन्स की बुनियाद पर की गई है। जैसे अगर हम क्रस्ट को देखें, इसको हम अच्छे से समझते हैं फिलहाल, बस जस्ट गिविंग यू ओवरव्यू। अर्थ का जो टॉप पार्ट होता है इट इज़ लिथोस्फीयर, जो क्रस्ट में हमें नज़र आ रहा होता है। लिथोस्फीयर आल्सो इंक्लूड्स द अपर मेंटल पार्ट, ठीक है। अर्थ का क्रस्ट और जो मेंटल का जो अपर पार्ट होता है ये लिथोस्फीयर में आता है।
फिजिकली, केमिकली बात करें तो अर्थ की बेसिकली तीन ही लेयर हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर। फिजिकली बात करें तो अर्थ की लेयर्स हैं लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आउटर लेयर और आउटर कोर और इनर कोर। अब हम इसको देख लेते हैं कि इसको डिटेल में हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पर भी मेंशन है, यू कैन सी कि ये जो लेयर्स हैं अर्थ की, ये डिवाइडेड हैं दो लेयर, दो तरीके की लेयर्स में। एक को हम केमिकल कंपोजिशन बेस पे डिवाइड कर रहे हैं और एक को हम मैकेनिकल लेयर्स कह रहे हैं। ये जो आपको टॉप पार्ट नज़र आ रहा है क्रस्ट का, ये लिथोस्फीयर है। लिथोस्फीयर के साथ ये जो बॉटम पार्ट है लिथोस्फीयर का, ये अपर मेंटल है, ये अपर मेंटल है। ठीक है, अपर मेंटल के बाद एस्थेनोस्फीयर आता है और मेसोस्फीयर आता है। ये एस्थेनोस्फीयर होता है, ये थोड़ा लिक्विड या मोल्टन फॉर्म में होता है, ये वीक होता है लिथोस्फीयर से। इसी की वजह से जो लिथोस्फीयर का जो पार्ट है वो फ्लोट कर रहा होता है एस्थेनोस्फीयर के लिक्विड फेज के ऊपर, जो कि रिस्पॉन्सिबल है टेक्टोनिक एक्टिविटीज के ऊपर। उसके बाद मेसोस्फीयर आता है, ये लोअर मेंटल का पार्ट है जो कि आउटर कोर की बाउंड्री तक जाता है। जो क्रस्ट है, क्रस्ट में क्या आता है, क्रस्ट में आता है लिथोस्फीयर। मेंटल में क्या आता है, लिथो, उसके बाद एस्थेनोस्फीयर, मेसोस्फीयर भी आता है, और देन वी हैव आउटर कोर एंड इनर कोर। कंपोजिशनल वे में हमारे पास जो क्रस्ट आता है, क्रस्ट दो किस्म के होते हैं, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट। उसके बाद मेंटल है, मेंटल भी अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल होता है। उसके बाद कोर, अपर कोर एंड लोअर कोर, ये भी दो किस्म के होते हैं। हम इसको और अब एक एक करके अभी हम इसको देखेंगे। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि जो अर्थ जो कि डिवाइड है क्रस्ट के अंदर, मेंटल के अंदर, आउटर एंड इनर कोर के अंदर। ये जो क्रस्ट आपको नज़र आ रहा है, ये जो हिस्सा है ये क्रस्ट है, ये पूरा हिस्सा क्रस्ट कहलाता है। उसके बाद ये मेंटल कहलाता है। जो क्रस्ट है ये अगर हम सरफेस से लें तो 100 किलोमीटर तक होता है क्रस्ट, और मेंटल जो होता है वो तकरीबन 3000 किलोमीटर तक मेंटल होता है। और कोर तक की जो डेप्थ बनती है, बिल्कुल जो कोर तक की जो डेप्थ बनती है, इट इज़ 6378 किलोमीटर बनती है। अच्छा जी, अब हमने एक बेसिकली एक अंडरस्टैंडिंग सी बना ली है कि किस तरीके से ये लेयर्स डिवाइडेड हैं। मैंने आपको बता दिया है कि फिजिकल बेसिस पे डिवाइडेड है, मैकेनिकल जिसको हम कहते हैं, और केमिकल बेस पे डिवाइडेड है। अब हम एक एक लेयर को बड़ा गहराई में इसका मुताला करते हैं। सबसे पहले हम अर्थ क्रस्ट को देखते हैं। अर्थ क्रस्ट, मैंने आपको क्या बताया कि अगर हम सरफेस को ड्रॉ करें, ये जो टॉप पार्ट आपको जिस पे हम चल रहे होते हैं, ये क्रस्ट कहलाता है। ये आउटर मोस्ट लेयर है अर्थ की आउटर मोस्ट लेयर है, और ये सॉलिड रॉक फॉर्म में होती है। ये वही लेयर है जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, और ये थिनेस्ट होती है सब लेयर से। जितनी भी मेंटल कोर वगैरह है, ये सबसे थिनेस्ट है। अब ये जो कोर है, ये दो कंपोजिशन में डिवाइडेड है। एक को हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहते हैं, एक को हम ओशियनिक क्रस्ट कहते हैं। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट क्या होता है, ये आपको जो माउंटेन रेंजेस हमें सरफेस पे नज़र आ रहे होते हैं, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। और जो ओशन का जो बेस बना होता है, जो ओशनिक रॉक होता है, जो उसको बेस प्रोवाइड करता है, उसको हम ओशनिक क्रस्ट कहते हैं।
जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये जो पार्ट है मेनली ये ग्रेनाइट का जो बना होता है, ये ग्रेनाइट का होता है। अब ये जो ग्रेनाइट है इसकी प्रॉपर्टीज ये होती है कि ये सिलिका और अल्मुनियम रिच होता है। इसको हम फेल्सिक मटेरियल भी कहते हैं, जो कि रिच इन सिलिका एंड अल्मुनियम होता है। और इसकी अगर हम थिकनेस की बात करें तो ये 30 से 50 किलोमीटर तक की इसकी थिकनेस हो सकती है। ये हो गया कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। उसके बाद हम देखते हैं ओशनिक क्रस्ट। ओशनिक क्रस्ट जो कि बेस प्रोवाइड करती है ओशन को, जिसके ऊपर समंदर का पानी होता है। ये जो होती हैं ये अराउंड 5 से 10 किलोमीटर की होती है। ये जो बना होता है ये बेसाल्टिक रॉक होता है। बेसाल्टिक रॉक होता है। इस बेसाल्टिक रॉक की जो कंपोजिशन होती है मैफिक कंपोजिशन होती है। उसकी फेल्सिक होती है, इसकी मैफिक होती है। मैफिक मीन्स जो कि आयरन और मैग्नीशियम में रिच हो। ये थिन होता है ऑब्वियसली। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की अगर हम देखें कि कितनी इसकी वो होगी, लेंथ थिकनेस कितनी होगी, तो ये कॉन्टिनेंटल से ऑब्वियसली कम होता है। ये आपको नजर आ रहा है। ये मैं आपको बता चुका हूं कि इसकी डिवीजन कॉन्टिनेंटल और ओशनिक क्रस्ट का होता है। अब ये फॉर्म कैसे होते हैं? ये फॉर्म ऐसे होते हैं कि ये जो मेंटल है, अगर हम लेयर्स बनाएं, मेंटल से वोल्केनो आता है सरफेस के ऊपर। वोल्केनो जो कि मैग्मा होता है, लावा में कन्वर्ट होके सरफेस पे आता है। यहाँ पर कूल जो लावा है, लावा कूल होता है। कूल होने के बाद क्या होता है? सॉलिडिफाई होता है। सॉलिडिफाई होने के बाद ये लावा रॉक में कन्वर्ट हो जाता है और और हमें ये क्रस्ट मिल जाता है। उसके अलावा मिड ओशन रिजिस बन रहे होते हैं बार बार। ये मैं बताता हूँ मिड ओशन रिजिस क्या होते हैं। ये समंदर के अंदर रिजिस टाइप के एक जब टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ होती हैं, दो प्लेट्स अवे जा रही होती हैं और तो मेंटल से जो मोल्टन लावा है वो आकर रिजिस बना रहा होता है। इसको मैं समझाता हूँ आपको कि क्या होता है। अब ये जो आपको नज़र आ रहा है कि इधर मिनरल्स कौन कौन से वाफिर मिकदार में पाए जाते हैं। यहाँ पर क्वार्ट्स, फेल्ड्सपर, मिक्का और ओलिवाइन वगैरह ये पाए जाते हैं। ये जो अर्थ क्रस्ट है ये मेनली जो कंपोज है ये इग्नियस रॉक, दूसरा सेडिमेंट्री रॉक, तीसरा मेटामार्फिक रॉक। ये इससे मिलकर बना हुआ होता है। इसको हम आगे पढ़ते हैं कि इग्नियस रॉक क्या होता है। ये आगे हमारे टॉपिक्स में है। फिलहाल हम इसको ऐसे ही समझते हैं। अब ये वो हिस्सा जहां पर ये अगर हम बनाएं, बाउंड्री बनाएं, ये अगर क्रस्ट है, क्रस्ट, तो जो हिस्सा मेंटल जहां से अपर मेंटल शुरू होती है इसको हम मोहो बोलते हैं। ये मोहो जो नाम है ये आया है मोहोरोविचिक। ये विचिक प्रोनाउंस होता है। मोहोरोविचिक के नाम पर किया गया है। ये डिसकंटिन्यूटी है। मैंने आपको बताया कि जब कोई भी लेयर तब्दील होती है तो सेस्मिक वेव्स जो कि वेलोसिटी में तब्दीली आती है उसकी बुनियाद पर जियोलॉजिकल ने इसको डिसकंटिन्यूटी कहा सेस्मिक वेव्स की, जिसकी बुनियाद पर हमने ये लेयर्स डिवाइड किए हैं। अब ये जो क्रस्ट है ये वही है जहाँ पर सारे रिसोर्सेज होते हैं। मिसाल के तौर पे जो भी मिनरल्स होते हैं, वाटर, फॉसिल फ्यूल्स वगैरह होते हैं। क्रस्ट के अंदर ही मेन्यू लाइक गोल्ड, कॉपर, आयरन जैसे मिनरल्स पाए जाते हैं। ऑयल, नेचुरल गैस वगैरह जो कि एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं सेडिमेंट्री लेयर्स
क्रस्ट के। सेडिमेंट्री लेयर्स बेसिकली ये वो रॉक होते हैं जिनकी पोरोसिटी और परमेबिलिटी होती है, पोरोसिटी एंड परमेबिलिटी। इसको हम आम तौर पे ऐसे समझ सकते हैं कि ये वो स्पंज टाइप का एक रॉक होता है जिसमें वॉइड स्पेसिस भी होते हैं और वो वॉइड स्पेसिस आपस में इंटरकनेक्टेड भी होते हैं। तो यहाँ से हम ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं। हमने एक चीज़ पढ़ी थी, मिड ओशन रिजेस। ये क्या होते हैं? ये तब होते हैं जब ओशनिक जो रॉक है, ये आपको जो ओशनिक रॉक नज़र आ रहा है, यहाँ पर डाइवर्जेंस आती है। डाइवर्जेंस टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ होती हैं, ये दे आर मूविंग अवे, जिसकी वजह से ये जो मेंटल से मोल्टन लावा सरफेस पे आता है ओशन के अंदर और ये रॉक फॉर्म करता है। कुछ रॉक्स आपको ऐसे नज़र आ रहे होते हैं जो कि सरफेस पे भी नज़र आ रहे होते हैं इस टाइप से। कुछ ऐसे होते हैं कि जो अंदर ही ख़त्म हो जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि जो सरफेस तक आते हैं लेकिन वक्त के साथ इरोड होके इतने 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 से रह जाते हैं। तो इस तरीके से ये मिड ओशन रिजेस बनते हैं और ये ख़त्म भी हो रहे होते हैं, क्योंकि अगर ये दो टेक्टोनिक प्लेट है तो अगर ये मूविंग अवे हो, तो अगर इसमें से इस टाइप का कोई स्ट्रक्चर बन जाए, ये दो टेक्टोनिक प्लेट है, तो अब इसका जो वाटर है ये क्या करेगा, ये इस टेक्टोनिक प्लेट के नीचे चला जाएगा, जिसकी वजह से ये एरोड होकर ये भी ख़त्म हो सकते हैं। तो ये इस तरीके से ये मिड ओशन रिजेस हम इसको कहते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है कि मिड ओशन रिजेस इज़ लाइक एन अंडर वाटर माउंटेन रेंज। ये एक अंडर वाटर माउंटेन रेंज होते हैं, लेकिन इसको आप ज़मीन की तरह आप देख नहीं सकते हैं। ये डीप ओशंस के अंदर होते हैं और पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। इसकी मिसाल आप ऐसे लिख सकते हैं कि आप इमेजिन करें कि एक क्रैक हो गया है अर्थ के अंदर से, जिसकी वजह से दो जो पीस हैं, दो पीस हुए हैं वो मूविंग अवे होता है। जब ये मूविंग अवे हो रहे होते हैं तो मॉल्टन लावा ऊपर आता है और सॉलिडिफाई हो जाता है वक्त के साथ, जो कि रॉक में कन्वर्ट हो जाता है। इनको हम मिड ओशन रिजेस कहते हैं। अच्छा, जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो नेक्स्ट पार्ट है, जो नेक्स्ट लेयर है, ये लेयर है मेंटल। मेंटल जो बनी हुई है, इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ फेरोमैग्नीशियम। ये मेनली किससे बनी हुई है? फेरोमैग्नीशियम सिलिकेट्स। फेरोमैग्नीशियम सिलिकेट हम किस किस को कहते हैं? ये होता है आयरन, मैग्नीशियम एंड सिलिकेट्स। ये इससे मिलकर बना होता है। ये मिड लेयर है अर्थ की, जो कि क्रस्ट और कोर के दरमियान है, और ये सबसे ज़्यादा जो ना वॉल्यूम जो कि अर्थ का है वो इसी लेयर ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, जो कि जाता है डीप डाउन टू 2900 किलोमीटर्स। अब ये जो मेंटल कंपोजिशन है ये मैफिक है। मैफिक का मैंने आपको बताया था, मैग्नीशियम और आयरन के अंदर जो कि रिच होते हैं, जबकि जो क्रस्ट होता है इट इज़ मोर फेल्सिक कंपोजिशन जिनकी होती है, जो कि रिच इन सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम होते हैं। अब इसकी जो डिवीजन है ये दो हुई हुई है। एक को हम कहते हैं अपर मेंटल, एक को हम कहते हैं लोअर मेंटल। अपर मेंटल जो कि है वो मोहो से स्टार्ट होती है। मोहो मैंने क्या बताया था, ये वो पॉइंट है जहां पर अ, ये वो पॉइंट है जहां पर मेंटल और क्रस्ट ये मिलते हैं। इसको हम मोहो कहते हैं। ये मोहो से जाता है डीप डाउन टू 660 किलोमीटर। इसमें भी ट्रांजिशन जोन होता है, जो कि अपर मेंटल जो कि है वो 100 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक का अपर मेंटल होता है। उसके बाद
400 किलोमीटर से 650 किलोमीटर का एक ट्रांजिशन पीरियड होता है और उसके बाद लोअर मेंटल स्टार्ट होती है। ये जो अपर मेंटल होता है इसी में ही एक एस्थेनोस्फीयर लेयर होती है, जो कि मोर प्लास्टिक डक्टाइल लेयर होती है, और इसी के ऊपर फ्लोट कर रहा होता है लिथोस्फीयर। इसी वजह से जो कि मूवमेंट होती है टेक्टोनिक प्लेट्स की वो इसी के ऊपर हो रही होती है। ये यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि एस्थेनोस्फीयर इज पार्शियल मोल्टन एंड अलाउज फॉर द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। अब अपर मेंटल के बाद इसका जो दूसरा हिस्सा होता है लोअर मेंटल होता है, जो कि 660 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक होता है, जो कि सॉलिड होता है, डेंस रॉक होता है, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन यहाँ पर जो टेम्परेचर जो कि हो रहा होता है वो सिलो कन्वेक्शन के थ्रू हो रहा होता है। सिलो कन्वेक्शन हम किसको बोलते हैं? कन्वेक्शन हम बोलते हैं लिक्विड टू लिक्विड, जब हीट ट्रांसफर होती है उस प्रोसेस को हम कन्वेक्शन कहते हैं। जो मेंटल होती है ये सॉलिड होती है, और अपर पार्ट जो कि स्पेसिफिकली एस्थेनोस्फीयर होता है ये पार्शियली मोल्टन होता है और इट बिहेव्स लाइक प्लास्टिक और डक्टाइल मैनर। लोअर मेंटल इज सॉलिड, बट जो क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है रॉक यहाँ पर भी डिफॉर्म हो रहे होते हैं। अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो अपर मेंटल में 500 डिग्री तक होते हैं नियर क्रस्ट, और ये नियर कोर 4000 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। मेंटल के अंदर अल्ट्रा मैफिक रॉक होते हैं रिच इन मैग्नीशियम एंड आयरन, जबकि क्रस्ट में फेल्सिक रॉक्स होते हैं। और उसके बाद अगर हम देखें, अब मैंने आपको क्या बताया कि जो बाउंड्री क्रस्ट और मेंटल की है उसको हम मोहो कहते हैं। अब एक और साइंटिस्ट था जिसका नाम गटनबर्ग था, उसने ये आइडेंटिफाई की थी कि जो बाउंड्री है लोअर मेंटल और अपर कोर की, उसको हम गुटनबर्ग डिसकन्फर्मिटी कहते हैं। अब मेंटल का क्या रोल है हमारे अर्थ के ऊपर? मैंने क्रस्ट का तो रोल बता दिया, हाइड्रोलॉजी रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए सस्टेनेबल एटमॉस्फेयर जो भी है इट इज़ ऑन क्रस्ट। मेंटल का क्या रोल है? मेंटल बेसिकली प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर हीट साइकिल। हीट साइकिल ये होती है कि जो कन्वेक्शन के थ्रू लिक्विड टू लिक्विड जो हीट ट्रांसफ़र हो रही होती है और वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, उसकी वजह से माउंटेन्स बनते हैं, अर्थक्वेक आते हैं, जब टेक्टोनिक प्लेट आपस में टकराती है तो भी माउंटेन बनते हैं। अगर मैं एग्जांपल दूं, ये एक टेक्टोनिक प्लेट है, ये दूसरी टेक्टोनिक प्लेट है, ये आपस में आके जब टकराएगी तो कुछ टकराने के बाद कुछ इस तरीके से वो हो जाएगा, ये आपस में मिल जाएगी जब, तो ये एक माउंटेन बन गया। तो कुछ इस तरीके से ये हेल्प करती है माउंटेन बनाने के अंदर वगैरह वगैरह में। ये यहाँ पर एक बड़ी अच्छी डायग्राम है जिसमें आप देख सकते हैं, ये आपका अपर मेंटल है, ये लोअर मेंटल है। लोअर मेंटल और आउटर कोर की जो बाउंड्री है इसको हम गुटनबर्ग डिसकन्फर्मिटी कहते हैं। और इसमें बस इतना ही समझने वाली चीज़ है। अपर मेंटल जो है इसमें एस्थेनोस्फीयर होता है, इस एस्थेनोस्फीयर के ऊपर लिथोस्फीयर फ्लोट कर रहा होता है। अब हम कोर के बारे में देखते हैं जो कि इनर मोस्ट पार्ट होता है। कोर दो हिस्सों में डिवाइड होती है, आउटर कोर और इनर कोर। आउटर कोर ये मेंटल के बाद शुरू होती है और जिसकी डेप्थ 2900 से 150 किलोमीटर्स तक होती है। ये मेनली कंपोज होता है लिक्विड आयरन एंड निकल से, और दूसरे एलिमेंट्स लाइक सल्फर और ऑक्सीजन भी यहाँ पर होते हैं। आउटर कोर जो है ये लिक्विड फॉर्म में होता है क्योंकि यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो 4000 से 6000 डिग्री सेल्सियस तक का होता है, जिसमें इवन आयरन जो होती है ये भी मोल्टन स्टेट में होता है। प्रेशर जो कि इधर होता है ये अराउंड 1 to 3.3 मिलियन एटमॉस्फेयर तक का प्रेशर होता है। लेकिन
आउटर कोर में इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है कि वो आयरन को सॉलिडिफाई कर दे, वो इधर लिक्विड स्टेट में ही होती है। अब ये जो इसका रोल क्या है, इसका रोल मैग्नेटिज्म के अंदर है। जो मैग्नेटिज्म अर्थ के अराउंड जो बना होता है, मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक पोल्स बने होते हैं, और मैग ये इसके अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा होता है। इनर कोर के अंदर देखें, ये सॉलिड होता है। सॉलिड इसलिए होता है कि यहाँ पर प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है कि ये जो आयरन होता है वो भी सॉलिड हो जाता है। इसकी डेप्थ अगर हम देखें तो वो 5150 से 6371 किलोमीटर तक होती है। मेनली कंपोज ऑफ सॉलिड आयरन एंड निकल, आल्सो कंटेन्स सल्फर एंड ऑक्सीजन। और इसका जो पार्ट है ये सॉलिड होता है, और यहाँ पर ट्रेमेंडस प्रेशर होता है, अबाउट 3.6 मिलियन टाइम्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर। टेम्परेचर की बात करें तो 4000 से 5000 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि सन के सरफेस का टेम्परेचर है। ये उतना टेम्परेचर है जितना सन की सतह पर टेम्परेचर होता है, इतना ट्रमेंडस टेम्परेचर यहाँ पर मौजूद है। और इसकी अगर हम देखें कि यहाँ पर भी जो इनर जो कोर होती है, क्योंकि ये सॉलिड होती है, इसमें कन्वेक्शन नहीं हो रही होती। कन्वेक्शन मैंने क्या बताया था, लिक्विड टू लिक्विड हीट ट्रांसफर, लेकिन आउटर कोर में ज़रूर हो रही होती है। अगर हम दोनों में फ़र्क देखें आउटर कोर और इनर कोर में, तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट फ़र्क है वो तो इनका स्टेट ऑफ मैटर है। आउटर कोर लिक्विड होता है, इनर कोर सॉलिड होता है। कंपोजिशन इनकी सेम है। टेम्परेचर ऑब्वियसली इनर कोर का ज़्यादा है, प्रेशर भी इनर कोर का ज़्यादा है, डेंसिटी भी इनर कोर की ज़्यादा है। जो अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं वो आउटर कोर में होती है, और इसकी जो स्टेबिलिटी है वो इनर कोर के थ्रू हो रही होती है। मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें मैसअप हो गई हैं, तो उसको हम समराइज कर लेते हैं ताकि चीज़ें बिल्कुल आसानी से क्लियर हो जाएं। हमने ये देखा कि अर्थ को अगर हम केमिकली डिवाइड करें तो 3 हिस्से हैं अर्थ के, क्रस्ट, मेंटल, कोर। अगर हम इसको फिजिकली डिवाइड करें तो अर्थ के लिथोस्फीयर बनता है, एस्थेनोस्फीयर बनता है, और तीसरा जो बनता है वो मीसोस्फीयर बनता है। उसके अलावा आउटर कोर और इनर कोर भी होते हैं। अब क्रस्ट की हम अगर बात करें तो क्रस्ट 2 हिस्सों में बना हुआ होता है। एक होता है, 2 हिस्सों में नहीं, 2 डिवीजन है इनकी, और एक है ओशियनिक और एक है कॉन्टिनेंटल। ठीक है, ये 2 तरीके की क्रस्ट होती हैं। ये सॉलिड फेस में होता है। यहाँ पर जो मेनली जो कंपोजिशन होती है वो सिलिकेट्स की होती है। अल्मोनियम के जो मिनरल्स वगैरह जो होते हैं, अल्मोनियम, कैल्शियम, सोडियम वगैरह होते हैं। ये रिजिड होता है, ब्रिटल होता है। इसके टेम्परेचर 200 से 400 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ पर लिथोस्फीयर पार्ट होता है, और यही वो लिथोस्फीयर है जो मेंटल का भी हिस्सा है, रिजिड पार्ट होता है ये। इसकी डेप्थ तकरीबन 35 किलोमीटर इसकी होती है, और 5 किलोमीटर, 5 से 10 किलोमीटर तक की इसकी लेंथ, या आप उसको थिकनेस कह सकते हैं। मेंटल जो होता है ये सॉलिड एंड सेमी फ्लूइड पार्ट होता है। अपर पार्ट जो होता है उसका सॉलिड होता है, और लोअर पार्ट होता है सेमी फ्लूइड होता है, जिसको हम मेसोस्फीयर कहते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम, अल्मोनियम वगैरह से बना होता है। यहाँ पे टेम्परेचर 500 से 4000 डिग्री सेल्सियस होता है। अपर जो मेंटल होता है विस्कस फ्लूइड की तरह बिहेव कर रहा होता है, और मेसोस्फीयर कंपैरेटिवली रिजिड होता है, बट स्लो कन्वेक्शन वहाँ पर भी हो रही होती है। अपर मेंटल जो के है वो लिथोस्फीयर और एस्थेनोस्फीयर से बना होता है। एस्थेनोस्फीयर के ऊपर लिथोस्फीयर फ्लोट कर रहा होता है, और मीसोस्फीयर अपर कोर के पास होता है। इसकी डेप्थ अराउंड 2900 किलोमीटर तक होती है। उसके बाद कोर डिवाइडेड है अपर कोर और लोअर कोर में। अपर कोर जो कि आउटर कोर जिसको हम कहते हैं लिक्विड स्टेट में होता है, और इनर कोर सॉलिड स्टेट में होता है। मेनली आयरन निकल के बने हुए होते हैं, और टेम्परेचर 4000 से 6000
आउटर कोर में होता है और इनर कोर में इससे ज़्यादा टेम्परेचर होता है, अराउंड 6500। और ये दोनों जो ना सेपरेट किए जाते हैं ड्यू टू देयर डेंसिटी। और वो पॉइंट जहाँ से क्रस्ट और मेंटल डिवाइड होते हैं उसको मोहो कहते हैं, और मेंटल और कोर जिस पॉइंट से डिवाइड होते हैं उसको गुटनबर्ग डिसकन्फर्मिटी कहते हैं। आज की वीडियो काफ़ी लेंदी हो गई है, बट इट इज़ वेरी इंफॉर्मेटिव, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इसी वजह से मैंने उसको इतना डिटेल लेक्चर बनाया ताकि हम हर तरीके से इन चीज़ों को कवर कर लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे इस तरीके की वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू।